गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के द्वारा ये अधिकार दिया जाता है वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कि वो भारत में अपना व्यापार कर सकती है, भारत के साथ व्यापार कर सकती है और इंग्लैंड से और कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। लेकिन जो यूरोपियन कंपनीज़ थी और दूसरी जो यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध कायम किए थे। और साथ में सबसे पहले थे जो भारत में व्यापार करने आए थे वो थे पुर्तगाली, उसके बाद डच आए और उसके बाद फ्रांसीसी लोग आए भारत में व्यापार करने। और ये सब लोग भारत की बहुत अच्छी उन्नत किस्म का कॉटन और साथ में सिल्क और मसाले जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनकी वेस्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इनके लिए ही वो व्यापार करने भारत में आए थे। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसके बारे में सुनकर ही वो इंडिया में ट्रेड करने आई। और उन्होंने सबसे पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पर सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से ही आए थे, ट्रेडिंग के उद्देश्य से ही आए थे। वो उनका कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि वो यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करें और यहाँ पर इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लें। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो आप व्यापार को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बिना राजनीति के व्यापार करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि जो यहाँ के जो लोकल राजा महाराजा और जो दूसरे और लोग थे वो उनके लिए उनके ट्रेड में बहुत मुश्किलें पैदा कर रहे थे। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे अपना जो वो था अपने रास्ते के जो सारे कांटे तो उन्होंने धीरे धीरे हटाना शुरू किया और साथ में उन्होंने राजनीति में एंटर किया। तो और एक चीज़ और उन्होंने ये करी कि दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको अपने रास्ते से हटाया, उनके साथ युद्ध किया, उनको यहाँ से भारत से हटा दिया। तो पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे वो, और डच और फ्रेंच के साथ तो जो अंग्रेज़ थे उनका कई बार युद्ध भी हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल में अपना व्यापार प्रारंभ किया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो सेटअप की गई हुगली नदी के किनारे 1651 में। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर नोन एज द टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। द फैक्ट्री हैड अ warehouse where goods for export were stored। मतलब ये कि ये जो थे कंपनी के जो व्यापारी थे वो यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। तब वेयर हाउस में एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें स्टोर करके रखी जाती थी। एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। और साथ में ऑफिस भी था और दफ्तर भी थे जिसमें कंपनियों के अफसर बैठते थे। तो एज ट्रेड एक्सपांडेड, जैसे जैसे जो उनका व्यापार वो बढ़ा, द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो जो कंपनी थी तो उसके जो आसपास उनके व्यापारियों को, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए उनको प्रेरित किया गया। और साथ में बाय 1696 इट बिगिंस बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। तो 1696 के तक जो कंपनी थी उसने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। और साथ में 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनीज जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। तो उसने 2 साल के बाद जो कंपनी थी उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की ज़मींदारी खरीद ली।
तो अब धीरे धीरे उन्होंने इस तरह से पॉलिटिक्स में अपना राजनीति में एंटर किया कि उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री लगाई, वहाँ पे आसपास अपने अफसरों को और दूसरे जो सौदागर थे जो और दूसरे लोग थे उनको बसाना शुरू किया। फिर वहाँ किला बनाया और उसके बाद उन्होंने मुग़ल अफसरों को घूस देकर उनको रिश्वत देकर उनसे 3 गांव की ज़मींदारी ले ली। वन ऑफ दीज वाज कालीकटा, एक कालीकटा था, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे। आज के समय हम इसको कोलकाता या कलकत्ता के नाम से जानते हैं। इनटू द सिटी ऑफ कोलकाता और कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे। इट ऑल्सो परस्यूडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू a फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, बिना ड्यूटी दिए शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। मतलब औरंगजेब ये फरमान जारी कर दे कि कंपनी यहाँ व्यापार कर सकेगी पर वो कोई शुल्क नहीं देगी या ड्यूटी नहीं देगी। The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privileges। तो जो कंपनी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रियायतें हासिल करने के लिए और पहले से मौजूद जो अधिकार थे उनके पास उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। तो कंपनी जो ये जितनी भी ट्रेडिंग कंपनियां थी उनका सबका यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे बना सकें। तो औरंगजेब्स फरमान फॉर इंटेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। लेकिन उदाहरण के लिए जो औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर थे बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? मतलब ये कि जो औरंगजेब का फरमान था उससे केवल कंपनी को ही शुल्क फ्री हुआ था, कंपनी को ही वो सिर्फ वही शुल्क नहीं दे सकती थी। लेकिन अब कंपनी के जो अफसर थे वो साइड में अपना निजी व्यापार चला रहे थे, प्राइवेट ट्रेड वो कर रहे थे और वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको भी ये इससे फ्री किया जाए, उनको भी शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिले। लेकिन उन्होंने शुल्क चुकाने से मना कर दिया। तो जो ऑफिशियल थे उन्होंने शुल्क चुकाने से मना कर दिया। इससे जो था बंगाल में जो रेवेन्यू थे उसकी वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। मतलब जो ऑफिसर थे जो उनका निजी जो खुद जो प्राइवेट बिजनेस कर रहे थे उसमें भी उनको शुल्क चाहिए था और उन्होंने शुल्क देने से मना कर दिया। तो इस तरह जो बंगाल का जो रेवेन्यू था, जो राजस्व जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम हो गया और बहुत लॉस हुआ उसमें। तो मुर्शिद कुली खान ने प्रोटेस्ट किया। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, मतलब किस तरह से जो व्यापार था वो लड़ाई में बदला या युद्ध तक पहुंचा। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy as other regional power were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Alwardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each one of them was a strong ruler. They refused to grant the company concession, demanded large tributes for the company's rights to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. Accusing the company of the decade, they claimed that the company was depriving the Bengal, claimed that the company Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his official. अब
ये था कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जो कंपनी और बंगाल के जो नवाब के बीच टकराव बहुत बढ़ गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो बंगाल के नवाब थे वो अपने ताकत दिखाने लगे थे, और उसी समय दूसरी जो क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी हो गई थी। तो मुर्शिद कुली खान के बाद अलवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, मतलब कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। तब उन्होंने जो कंसेशन देगा, डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट, शुल्क अच्छा खासा उन्होंने शुल्क मांगा, और उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, मतलब कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली जो रेवेन्यू था वो कम होता जा रहा है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। तो कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। और द कंपनी ऑन its part declared that the unjust demand of the local official were ruining the trade of the company, and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its fort. The conflict led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. तो कंपनी का कहना था कि जो स्थानीय अधिकारियों की ये जो मांगे हैं उससे कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। तो कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, मतलब कंपनी की आबादी बढ़ानी होगी, और गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण करना होगा, तब किले का फिर से निर्माण करना होगा। तो ये टकराव जो था वो दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा था, और इन टकरावों की जो परिणाम हुआ, द रिज़ल्ट जो हुआ वो था बैटल ऑफ पलासी का युद्ध। अब इसमें बैटल ऑफ पलासी है। व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। जब अलवर्दी खान 1756 में मरे तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड on the puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges। जो कंपनी थी वो इसलिए चिंतित थी, वो चाहती थी कि उसकी जो यहाँ कंपनी जो बंगाल को जो नवाब बने वो उसका पपेट हो, उसकी कठपुतली नवाब बने, और जो उसको ट्रेड में कंसेशन दे सके, रियायत दे सके और दूसरी सुविधाएं और वो दे सके। तो सो ही ट्राइड थ्रो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला's राइवल बिकम द नवाब। तो उन्होंने ये कोशिश करी कि जो सिराजुद्दौला का जो विरोधी था, राइवल, उसको उन्होंने बंगाल का नवाब बनाया। एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ हिज डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, पे द रेवेन्यू। तो जो सिराजुद्दौला था उसने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करे, किलेबंदी रोके और बाकायदा रेवेन्यू चुकाए। तो आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, जब जो बातचीत थी वो फेल हो गई, तो द नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फ़ौजों ने कंपनी के अफसर को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ये सुन के कि जो कलकत्ता की हाथ से निकल जाने की खबर सुनने के बाद मद्रास कंपनी के जो ऑफिशियल थे मद्रास में, उन्होंने एक फोर्स, उन्होंने सेना भेजी रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में, तो री इन्फोर्स बाय नवाब फ्लीट्स।
तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इससे सेना के को नौसैनिक बेड़े में मदद भी मिल रही थी। तो जो ये है प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड फाइनली इन 1757। इसके बाद लंबे समय तक जो थी वो बातचीत चलती रही, नेगोशिएशन चलता रहा। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण, तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर defeat of Nawab was the force led by Mir Jafar. One of Sirajuddaulla's commander never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of Company One in India. तो जो सिराजुद्दौला जो था उसकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफ़र की जो उनकी कारगुजारी है। मीर जाफ़र भी था। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि कंपनी ने उसे ये कह के अपने साथ मिला लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने ये कहकर अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। अब ये जो प्लासी की जंग जो थी, प्लासी का जो युद्ध था वो इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता था क्योंकि ये भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। तो इस तरह से जो पहली जीत कंपनी को मिली, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने अपना और साम्राज्य फैलाना चालू किया। उसके बाद दूसरी जगह हुआ। तो ये चैप्टर आज यहाँ पर मैं रोकती हूँ। कल हम इसके आगे से शुरुआत करेंगे। थैंक यू।